मैं अहिल्या। हाँ, मेरे मन में प्रश्न उठा था तब भी, पर कुछ पूछ पाती तभी युग ने मुझे पत्थर बना दिया। पर अब मात्र शिला बनकर नहीं रहना है मुझे। अब मैं जीवित भर नहीं, जीवंत भी हूँ। मैं खुद तय करूँ कि मैं क्या बनूँ। फूल और पत्थर से भिन्न भी, खुद का मार्ग खुद चुनूँ। निवास चंद्र ठाकुर जी की लिखी ये कविता आज की कहानी की नींव है। अंधेरों की कश्मकश के बाद अब सूरज थककर सोने चल दिया है। आसमान में छिटके इंद्रधनुषी रंग भी गहराने लगे हैं। कुछ तो यहाँ छिटक कर मेरी हथेलियों पर भी आ गिरे थे। घर के पास वाले शिव मंदिर से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। शाम की आरती का समय था। मैं अपने घर की छत पर खड़ी एकटक देख रही थी, सूरज को डूब जाते हुए। यूं डूब जाना सूरज का बेसबब तो नहीं होता। एक उम्मीद देकर जाता है कि कल आएगा, उम्मीदों और गुनगुनी रोशनी से भरा। सुरमई शाम अब गहरी रात में तब्दील हो चली थी। जाने कब तक मैं खड़ी ही रहती अगर दीपक की आवाज़ नहीं आती नीचे से। अवनी, कहाँ हो तुम? छत पर हो क्या? हाँ, आ रही हूँ बस, कहकर मैं नीचे उतर आई। सुबह जल्दी उठना है। कल मीनू, विपिन जी और बच्चे जल्दी ही आएंगे, फिर ट्रैफिक हो जाता है। इस बार होली पर बहुत मज़ा आएगा अवनी, दीपक ने कहा तो मैंने धीरे से गर्दन हिला दी और बिस्तर पर चादर तकिए रखने लगी। पता है मुझे, विपिन जी आते हैं तो तुम थोड़ी असहज हो जाती हो, और मैं हर बार तुमसे यही कहता हूँ कि वो थोड़ा मजाकिया नेचर वाले हैं। उनकी तो आदत है हंसी मजाक करने की। इतना सीरियसली लेती क्यों हो तुम? कहकर हंसते हुए दीपक चादर ओढ़कर सो भी गए। हंसी मजाक, क्या सच में? दीपक नहीं समझते या जानबूझकर भी समझना चाहते ही नहीं हैं। बिस्तर पर लेट तो गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज 1 साल पहले मैं इस घर में शादी करके आई थी। हमारे घर में तो बस मैं, बड़ी दीदी और मम्मी पापा। पर यहाँ दीपक के घर पर उसके चाचा चाची, उनके बच्चे, दीपक की दादी माँ, मम्मी पापा, बड़ा परिवार था। सच कहूँ तो शुरू शुरू में मुझे एडजस्ट होने में थोड़ी मुश्किल भी हुई। मुझे तो जल्दी सोने की आदत थी और यहाँ देर रात तक मूवीज़, गपशप, खाना पीना, हंसी ठहाके चलते रहते। खान पीन, रहन सहन, तौर तरीके, सब कुछ बहुत अलग मेरे अपने घर से। वैसे भी क्या इतना आसान होता है एक पौधे का दूसरी मिट्टी में जड़ पकड़ पाना? पर बेटियां मायके से ससुराल अकेले कहाँ आती हैं। उनके साथ साथ माँ की हिदायतें और पापा का मान सम्मान भी तो चला आता है। यहाँ भोपाल नेपा नगर में दीपक का अच्छा बड़ा पुश्तैनी घर है। परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, पर दीपक के जीजाजी विपिन, मुझे उनके हाव भाव और जिस तरीके से वो मुझे देखते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं शादी करके आई ही थी, याद है मुझे अभी भी कि मुंह दिखाई में शगुन का लिफाफा पकड़ाते समय कैसे उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में कस लिया था। उन्हें बिना जाने पहचाने भी उस स्पर्श ने जैसे मुझे महसूस करा दिया था कि वो सही आदमी नहीं है। पर मैं नई नवेली बहू क्या कहती किसी से? क्या पता मैंने ही गलत समझा हो उन्हें। बस इन्हीं सब विचारों में उलझ कर रह गई। पर 5-6 महीने के अंदर मैं समझ गई थी कि वो मेरा भ्रम तो नहीं था। एक रोज़ कहा भी था मैंने दीपक से बातों ही बातों में, दीपक, ये विपिन जिया जी, मुझे उनका इस तरह मजाक करना अच्छा नहीं लगता है। तो जब देखो बात बात में हाथ पकड़ लेते हैं और हंसी मजाक के नाम पर उनके ये बेहुदे जोक्स। अवनी, तुम भी ना। अरे वो है ही ऐसे, थोड़ा आउटस्पोकन है, मुझे पता है। एक तो वो राजनीति में है तो सोशल है बहुत, पहले से ही हैं ऐसे, बहुत बोलते हैं, इरिटेट भी कर देते हैं, मुझे पता है। पर दिल के बहुत अच्छे हैं।
अरे तुम काम बोल कर तो देखो उन्हें कोई। उनकी पहचान है इतनी कि काम भी आसानी से करवा देते हैं, कभी मना नहीं करते हैं, एकदम हाजिर। बस इसके बाद मैं कुछ नहीं कह पाई थी। वो बात वहीं खामोश हो गई थी। और सिर्फ दीपक नहीं, अम्मा भी तो विपिन जिया जी के गुणगान गाते नहीं थकती थी। उनके इकलौते दामाद जो थे। एक दिन सुन रही थी मैं रसोई में काम करते करते, वो चाची से कह रही थी, अरे सुधा, तू बता, कहे तो विपिन जी से बात करूं। तू जिस स्कूल में कहेगी ना, वहाँ एडमिशन हो जाएगा तेरे पोते का। लाखों में एक है हमारे दामाद। एक औरत को तो आभास हो जाता है, वो बखूबी जानती है आदमी की नज़रें पढ़ना। तो अम्मा क्यों नहीं पढ़ पाई, इतनी तजुर्बेकार होकर भी? कई बार यही सही होता है कि कुछ बातें अधूरी ही छोड़ दी जाएं, अधूरे शब्दों के साथ, क्योंकि ये अधूरी अनकही बातें बड़े गहरे अर्थ वाली होती हैं। जो सुनना और समझना चाहे तो पहुंच ही जाती हैं मन तक। शायद कभी समझा पाऊंगी दीपक को। आज सुबह से ही घर में सब जल्दी उठ गए थे। मैं भी जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर रसोई में पहुंच गई। आज तो बहुत कुछ बनना था खाने में। लो, अम्मा ने तो पोहा जलेबी बना भी लिया नाश्ते में। अवनी बेटे, नाश्ता तो मैंने बना ही दिया है, तू पनीर बना ले और मटन बिरयानी बाहर से आ जाएगी, विपिन जी तो खाते हैं ना, कहकर अम्मा घर के दूसरे कामों में लग गईं। मुझे एकदम वैसी ही जलन महसूस हुई जैसे छोटे भाई बहनों में होती है ना, कि मम्मी तुम इसे ज़्यादा प्यार करती हो और मुझे नहीं। मैं किसी दिन बिना नहाए अम्मा के चूल्हे चौके में आ जाऊं तो नाराज़ हो जाती हैं। और घर में सब वेजिटेरियन है, कोई मीट नहीं खाता है, पर विपिन जी के लिए बाहर से मटन बिरयानी मंगा रही हैं। ये कैसी रिवायत हुई भला इस घर की? बहू के लिए अलग नियम कायदे और दामाद के लिए अलग। खैर, 9 बजते बजते मीनू दीदी आ गई थी। घर में खूब रौनक और हल्ला गुल्ला हो गया था। औपचारिक तौर पर नमस्ते की मैंने विपिन जिया जी को भी, और फिर मीनू दीदी के साथ बातें करने में लग गई। इस बार होली बहुत खास थी यहाँ। परिवार के सारे लोग साथ थे और स्पेशली मीनू दीदी। मेरी भी पहली होली थी शादी के बाद यहाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मीनू दीदी मेरी हम उम्री हैं। रात को तय हुआ कि खाना सब एक साथ बैठकर आंगन में खाएंगे। 8 बजे रामायण भी आती है, खाना खाते खाते ही देख लेंगे। चटाई बिछाकर मैंने और मीनू दीदी ने सबकी प्लेट लगा दी। सब गोल घेरे में बैठ गए। भाई, ऐसा मौका रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिलता है। आज तो हम खाना अपनी सलज के साथ बैठकर खाएंगे, कहकर विपिन जिया जी अपनी प्लेट उठाकर मेरे पास आकर बैठ गए और मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर मेरे मुंह में रख दिया। हमारा तो हंसी मजाक का रिश्ता बनता है अवनी, कहकर फूहड़ तरीके से हंस दिए थे। उस समय देखे थे मैंने मीनू दीदी के चेहरे पर बदलते रंग, जिसे उन्होंने एक झूठी सी हंसी के पीछे छिपाने की कोशिश की थी। टीवी पर रामायण में राम वनवास का सीन चल रहा था। भगवान राम ने पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार किया। लक्ष्मण के पूछने पर बताया श्री राम ने कि कैसे छल से अहिल्या के पति ऋषि गौतम का रूप धर इंद्र ने अहिल्या के रूप पर मोहित होकर उन्हें धोखा दिया, और जब महर्षि गौतम को पता चला तो उन्होंने अहिल्या को दोषी मानकर पतिव्रत भंग करने के अपराध में पत्थर का बना दिया था। अहिल्या का दोष और राजा इंद्र का दोष कुछ नहीं। पता नहीं उस समय ये सवाल उठा होगा या नहीं, पर आज मेरे मन में ये सवाल रह रह कर उठ रहा था कि क्या सच में दोष अहिल्या का था। खाना खाने के बाद किचन समेटकर मैं और मीनू दीदी छत पर चले आए थे। छत पर इधर से उधर घूमते हुए हमारे बीच चुप्पी को तोड़ा मैंने। दी, आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? किसे नहीं कहती हूँ? मेरे सवाल के बदले में सवाल ही किया उन्होंने। मुझे पता है दी कि विपिन जिया जी का ये फूहड़पन, भद्दे मजाक आपको भी नहीं पसंद। आपका चेहरा, आपकी आंखें कहती हैं कि आप अपने पति की इन हरकतों के बारे में
सब समझती हैं, सब जानती हैं, पर कुछ कहती क्यों नहीं आप? इतने सपाट सवाल पर मेरे रात के गहन अंधेरे के साथ साथ गहरी खामोशी भी छा गई थी। एक लंबी सी चुप्पी के बाद कहा उन्होंने, अवनी, पुरुष वर्ग पर उंगली उठाना, अपने पति पर उंगली उठाना इतना आसान नहीं है। और कैसे समझाऊं किसी को कि एक आदमी बिना छुए भी अपने हाव भाव, देखने के तरीके से या बातों से भी एक औरत का अपमान कर सकता है। तुम में इतनी हिम्मत है भी कि तुमने मुझसे कहा, औरों की तरह चुप नहीं रही। पता है मुझे, अम्मा भी समझती हैं और दीपक भैया भी, बाकी घर वाले भी, पर मेरा घर बना रहे, मैं खुश रहूं, यही सोचकर कोई कुछ नहीं कहता। दामाद जो हैं वो इस घर के। अच्छा हुआ जो तूने ये बात मुझसे रात के अंधेरे में कही अवनी। रोशनी में मैं नज़रें नहीं मिला सकती थी तुझसे। मीनू दीदी की आवाज़ में कपकपी थी। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और छत की मुंडेर से सटकर खड़ी हो गई। दी, मैंने इतने समय में जितना भी आपको जाना है, आप कमज़ोर तो नहीं हो। ऐसी तो नहीं कि आपको किसी आदमी के खोखले सहारे की ज़रूरत हो। कम से कम उन्हें टोको तो सही आप। उन्हें एहसास कराओ कि हर रिश्ते का एक दायरा होता है, कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें लांघने का अधिकार शादीशुदा औरत को नहीं तो आदमी को भी नहीं। चुपचाप सुनती रही वो मेरी बात कुछ देर और फिर नीचे चली आईं। अगले दिन होली थी, बच्चे भी जल्दी उठ गए थे। घर के आंगन में बड़ी बड़ी बाल्टियों में रंग बिरंगा पानी और पिचकारियाँ रखी थीं। रसोई के पास एक बड़ी सी मेज़ पर अम्मा ने गुजिया, मठरी, मेवे, दही बड़े सब लगा दिया था। मुझे तो डर लगता है बड़ा होली के इस हुड़दंग से। अम्मा के पैरों पर ज़रा सा रंग लगाकर मैं मीनू दीदी को रंग लगाने जा ही रही थी कि होली है कहकर विपिन जी ने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और पूरे चेहरे पर गुलाबी रंग डाल दिया। मैं अपने आप को संभालती या कुछ कहती कि तभी एक जोरदार तमाचा विपिन जी के गाल पर पड़ा। अगर रिश्तों को निभाने के नाम पर चुप रहना संस्कार होता है तो ऐसे दम घोंटते मर चुके रिश्तों को तोड़ देना भी गलत नहीं, कहकर मीनू दीदी गुस्से में अंदर चली गई। विपिन जी के हाथ से रंग का पैकेट छूटकर फर्श पर बिखर गया था। अम्मा और दीपक भी चुप खड़े देखते रहे थे एक दूसरे को। आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मेरी छटपटाहट, मेरी उलझन में समझा पाई थी सभी को। और शायद मीनू दीदी भी कह पाई थी आज कि ये मुझे मंजूर नहीं, मुझे नहीं मंजूर अहिल्या होना। नहीं बनी वो अहिल्या, और अहिल्या मैं भी नहीं। बस ये कहानी यहीं तक।